एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 12 आरबीएससी की राजनीति विज्ञान जो है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये शेखावाटी मिशन 100 के अंतर्गत जो राजकीय शिक्षकगण हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक हैं। इन क्वेश्चनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन शिक्षक गणों ने बहुत मेहनत और लगन से इन क्वेश्चनों को तैयार किया है ताकि विद्यार्थी जो हैं वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम बात करें तो आप यहाँ देखोगे अध्याय फर्स्ट है जिसका टाइटल है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें से कम 6 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन तो एक अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। एक तो मल्टीपल चॉइस वाला हो जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन जो 4 अंक का होगा। तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। रूस में हुई 1917 ईस्वी की बोल्शेविक या फिर समाजवादी जो क्रांति है ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था सन 1961 ईस्वी को। फिर है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ था? तो ये 12 देशों का उद्भव 15 देशों का जो उद्भव है वो इसमें देखने को मिला था। अगला है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये सन 1990 ईस्वी को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। मतलब कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद में कौन सी घटना हुई है, उसके बाद में कौन सी और सबसे अंत में कौन सी, इन चारों घटनाओं में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें रूसी क्रांति जो थी ये 1 नंबर पे आएगी। फिर हम बात करें अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर हम बात कर लें बर्लिन दीवार का पतन, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर हम बात करें सोवियत संघ का विघटन, ये 4 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो 1917 इसमें दिया गया, 1917 दूसरा 1979, ये सब कुछ यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का जो है वो परिणाम नहीं है? तो इसमें मध्य पूर्व में संकट, ये इसके विघटन का परिणाम नहीं है, बाकी तीनों इसके परिणाम हैं। बर्लिन की दीवार जो है वो किसका प्रतीक थी? तो ये पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार कब व किसके द्वारा गिराई गई थी? ये 9 नवंबर 1989 ईस्वी को पूर्वी जर्मनी की जो जनता है उसके द्वारा गिराई गई थी। अगला है बर्लिन की दीवार का गिराना किस ऐतिहासिक घटना की ओर इंगित करता है? तो ये जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत की ओर इंगित करता है। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो इसके अंदर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों राष्ट्र आते हैं। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है वो क्या था? तो वो था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होना। नेक्स्ट है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये रूस की जो समाजवादी क्रांति है उसके बाद 1922 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ में बनाए नए सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? तो उसका नाम था वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट है पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के
किस राष्ट्रपति की देन है? तो ये है निकिता क्रुश्चेव का। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया? तो इन्होंने ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना, इन नीतियों को अपनाया था। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। अगला है सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका कार्यकाल 1985 से 1991 में माना जाता है। नेक्स्ट है किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं साम्यवादी खेमे में वो शामिल हुए थे, उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? तो ये इसलिए हुई थी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध के कारण ये शुरू हुई थी। यह है समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित मानी जाती है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो इसका शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो ये चेचन्या और दागिस्तान में ये अलगाववादी आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम कौन कौन से हैं? एक तो है शीत युद्ध की समाप्ति और दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? तो वो संगठन था स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल संगठन का। CIS मतलब C का कॉमनवेल्थ, ऑफ I का इंडिपेंडेंट और S का स्टेटस। नेक्स्ट है चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? तो ये चेक और स्लोवाकिया इन दो भागों में टूट चुका था। 1991 ईस्वी में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम बताओ? तो वो दो हैं बोस्निया और हर्जेगोविना। नेक्स्ट है एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो ये 1961 ईस्वी को खड़ी की गई थी। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के दो परिणाम बताओ? तो वो दो परिणाम है रूस में पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा जो है वो चरमरा गया था और दूसरा परिणाम था सामूहिक खेती की प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई और लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न होने लगी थी। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह है सोवियत संघ किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था? तो ये 1922 ईस्वी में 15 राज्यों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ था, सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम क्या था? तो ये 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया था। 1989 में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि ये की जो है ये उल्टे आ गए, ये की पहले आना चाहिए था और ये की आगे आना चाहिए था, कि वार्सा के देश अपना भविष्य जो है वो स्वयं सुनिश्चित करें। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है, आप इसको सही कर लेना। नेक्स्ट है किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? तो वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है किसने 1985 में सोवियत रूस के सुधारों की शुरुआत जो थी वो की थी? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरिस्ट्राइका मतलब आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों से सुधारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो ये 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है सोवियत रूस में मेनशेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये फरवरी 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो
ये हुई थी 25 अक्टूबर 1917 में। सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवादी के विरुद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का क्या नारा था? तो वो था भूमि, रोटी और शांति। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली क्या थी? तो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर में 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवादी एवं निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? तो ये 1979 में किया था। नेक्स्ट है, 1930 के दशक के भयावह आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये जोसेफ स्टालिन को जिम्मेदार माना गया है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था? तो वो था ड्यूमा। शॉक थेरेपी की 3 मान्यताएं बतानी है। पहली है राज्य की संपदा का निजीकरण, दूसरी है सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदलना, नेक्स्ट है साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयराम पेशा लोग से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है माफिया वर्ग। नेक्स्ट है, बड़े क्वेश्चन है जो 4 अंक के आएंगे। उसमें पहला है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख आपको करना है। तो कौन कौन से कारक हैं? पहला है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने के कारण यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो हैं वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी, जिससे लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी इसमें हो जाती है और लोग जो हैं वो अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र में। सोवियत संघ के विघटन का जो दूसरा प्रमुख उत्तरदायी कारक है वो है परमाणु व सैन्य सामान पर अत्यधिक व्यय। इसमें क्या है कि पूंजीवादी जो देश हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण जो सोवियत संघ है उसने अपनी अर्थव्यवस्था का अधिकांश जो भाग है वो परमाणु हथियार और अन्य सैन्य साजो सामान पर खर्च कर दिया था। साथ ही पूर्वी यूरोप के अपने जो पिछलग्गू देश हैं उनके विकास पर भी उन्होंने खर्चा किया था ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव जो था वो बढ़ जाता है। तो ये इसके विघटन के 2 कारक हो गए। अगला उत्तरदायी कारक है लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की पहचान होना। इसमें क्या है कि सोवियत संघ में बंद प्रकार की जो व्यवस्था थी, यहाँ के लोगों को ये बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था जो है वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। लेकिन जब वहाँ के लोगों को ये पता चला कि सोवियत संघ जो है वो पिछड़ चुका है, तब वहाँ के लोगों को राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। अगला उत्तरदायी कारक है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोधता। इसमें है प्रशासनिक गतिरोधता जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहना माना गया है। भारी भ्रष्टाचार, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा तथा सत्ता का केंद्रीकृत रूप आदि के कारण सरकार का जनाधार जो है वो धीरे धीरे खिसकता चला गया था। अगला कारक है गोर्बाचेव के समर्थन की समाप्ति। गोर्बाचेव ने सोवियत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ग्लासनोस्त व पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों की शुरुआत की थी। जनता का एक तबका जो था वो सुधारों पर धीमी गति के कारण गोर्बाचेव से नाराज हो गया था। तो सुविधाभोगी जो वर्ग है उनके विशेषाधिकारों में होने वाली कमी के कारण वो सुविधा वर्ग भी उससे नाराज हो गया था। इस प्रकार गोर्बाचेव का समर्थन चारों तरफ से लगभग समाप्त हो चुका था। अगला कारक है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का ज्वार। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक जो गणराज्य हैं उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार जो है वो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है शीत युद्धोत्तर भारत सोवियत संघ संबंधों का वर्णन कीजिए। इसका जवाब है सबसे पहले आर्थिक में आएगा। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना बहुत ही मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम
के जो इस्पात कारखाने हैं तथा भारत की जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी के जो संयंत्र हैं उनके लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। फिर राजनीतिक में आएगा, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया था। 1931 ईस्वी में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान इसमें मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया था। अगला इसका बिंदु है सैन्य में आएगा, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर रहा था। अगला बिंदु है संस्कृति में होगा कि हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति जो है वो सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और जो कलाकार हैं उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इसका उल्लेख आपको करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सोवियत संघ के विघटन से भारत जैसे देश में कई परिणाम सामने आए हैं। उनमें पहला है, सोवियत संघ भारत का एक सच्चा और महान मित्र माना जाता था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ जो है वो भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता भारत को देता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को ये सभी सुविधाएं जो थी वो मिलनी कम हो गई, जिसके कारण भारत के अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी देश हैं उन पर भारत की निर्भरता जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। इन देशों ने भारत पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोपने का प्रयास किया था। अगला बिंदु है, भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली व महत्वपूर्ण मानने लगे थे। परिणाम स्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां जो हैं वो उनको अपनानी पड़ी थी। सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण एवं संघर्ष में इसमें कमी आई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना जो थी वो धीरे धीरे दिखाई दे जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों ने अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। अगला बिंदु है, सोवियत संघ के पतन के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, जिसके कारण किसी भी राष्ट्र से नज़दीकी संबंध बनाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता वो जो थी वो लगभग समाप्त हो गई थी। अगला बिंदु है, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती से रिश्ते बनाने की ओर रुख किया। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर अपना ध्यान देना चाहिए। तो इसका जवाब आपको लिखना है, फोस्टर डलेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो स्थायी मित्र होते हैं और न ही कोई स्थायी शत्रु होता है। एक राष्ट्र के हित ही स्थायी इसमें माने जाते हैं। अतः भारत को अपने राष्ट्रीय हित देखते हुए अमेरिका से दोस्ती को और अधिक घनिष्ठ कर लेना चाहिए। अब अमेरिका वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, तो इसका कारण हो जाएगा, जो भारतीय विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं उनका मानना है कि भारत को वाशिंगटन से दूरी रखनी चाहिए तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अगला बिंदु है, कुछ भारतीय विद्वानों का ये भी मानना है कि अमेरिका जो है वो वर्चस्व का भारत को फायदा उसका उठाना चाहिए। अमेरिका के वर्चस्व का भारत अधिक से अधिक लाभ उठाए। भारत को अमेरिकी विरोध की राजनीति उसको नहीं करनी चाहिए। अगला बिंदु है, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए ताकि भारत जो है वो अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने में सक्षम हो सके। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका जो संबंध है वो इतने जटिल हैं जिनके एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः एक रणनीति के तहत अमेरिका के साथ भारत को समुचित मेलजोल तैयार करना होगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए दो प्रकार की रणनीति का सहारा लिया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है बैंडवैगन रणनीति। जैसी बहे बयार
पीठ तैसी कीजिए। मतलब सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति मानी जाती है। ब्रेड बैंगन थ्योरी रैंडल क्लेवेलर ने ये दी है। अगला इसका जो बिंदु है वो है छुपा ले की नीति। मतलब बेवजह क्रोध से बचना चाहिए। मतलब सबसे ताकतवर देश से यथासंभव हमें दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम आपको बताने हैं या फिर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए थे, वो आपको बताने हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। पहला हुआ है शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई और एक नई शांति की संभावना का जन्म इसमें हुआ है। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या फिर नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध विवादों ने दोनों गुटों की सेना को उलझाया, विश्व को सैनिक गुटों में बांटा, हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। अब यह सब कुछ खत्म हो गया और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। अगला इसका परिणाम है वह है विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, जिससे विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव को में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो बची हुई एक महाशक्ति है उसका दबदबा रहेगा या फिर एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। फिर कई देश मोहरें बनकर उभरेंगे तथा किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन शीत युद्ध के समापन के कारण अमेरिका महाशक्ति बन बैठा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी वो प्रभुत्वशाली देश अमेरिका की सलाहकार बनी। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। अगला बिंदु है सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ जो है वो नए देशों का उदय माना गया था। इन सभी देशों की जो थी वो स्वतंत्र पहचान बनी। इनमें से कुछ पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूती के रिश्ते जारी रखे तथा पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखे। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।